जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग जो क्लास का जो वीडियो ले रहे थे उस पे हम लोग क्लास 10 का जो हिस्ट्री का हमारा सेशन चल रहा था, यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, हिस्ट्री के चैप्टर 3 जो है हमारा पार्ट भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वो चैप्टर हम लोग ले रहे थे। तो इस चैप्टर पे हम लोगों ने पीछे का जो एक वीडियो था, जिस वीडियो पे हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, यानी कि पहले विश्व युद्ध के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा चर्चा किया था। तो अगर आपने वो वाला टॉपिक नहीं देखा है तो इस टॉपिक को देखने से पहले एक बार वो वाला टॉपिक जरूर देख लें। कारण मैं बता दूं, क्योंकि सीढ़ी चढ़ोगे तो पहला स्टेप होता है, फिर दूसरा स्टेप होता है। तो उस वाले वीडियो को जब तक आप पूरी तरह से नहीं देखोगे, ये वाला जो वीडियो है आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो बात करते हैं पीछे वाले वीडियो पे, थोड़ा हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने देखा था कि जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय पूरा जो विश्व युद्ध था, या जो ये विश्व युद्ध हुआ, वो दो शक्तियों के बीच में हुआ था, दो केंद्र के शक्तियों के बीच में हुआ था। यानी कि जो पूरे अर्थव्यवस्था का, पूरे भूमंडलीकृत विश्व का क्या कर रहा था, मैं बोल सकता हूं एक प्रकार का कि पूरे विश्व मंच को वही संभाल रहा था। इस तरह की दो शक्तियां थी, एक धुरी राष्ट्र और दूसरा क्या था, मित्र राष्ट्र। दोनों के बीच में टकराव हुआ, और ये टकराव जिस तरह से लोगों को लग रहा था कि 3-4 महीना चलेगा, तो 3-4 महीना ना चल के पूरा का पूरा 4 साल तक चला। यानी कि 1914 से युद्ध शुरू हुआ और 1918 तक का पूरा दौर था। हम लोगों ने युद्ध के दौरान किस तरह की स्थितियां पैदा हुई, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, और उन घर बर्बादों की संख्या में जो परिवार के लोगों को जो दिक्कत हुआ, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। तो मुझे जहां तक याद है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि करीबन 80 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से अधिक जो लोग थे वो पूरा का पूरा घायल हो गए थे। और ये जितने भी लोग मारे गए या जितने भी लोग घायल हुए थे, उन सारे के लोग, जितने भी लोग थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केवल मरे हुए लोगों को या घायल वाले, जितने भी लोग, 2 करोड़ उधर घायल हो गया और 80 लाख लोग जो मारे गए, तो 2 लाख 80 करोड़, मतलब 2 करोड़ 80 लाख की जो ये पूरी जो जनसंख्या थी, इसके परिवारों की आय, और मैं बोल सकता हूं कि प्रति व्यक्ति आय दोनों ही घट गया। कारण क्या था कि ये जितने भी लोग मारे गए या घायल हुए, सारे के सारे केवल अपने परिवार के कमाने वाले व्यक्तियों में से एक थे, जिससे उनके परिवार की स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई, दयनीय स्थिति में चले गए। कुछ तो लोग ऐसे थे जिनको मैं बोल सकता हूं कि आत्महत्या करने तक का भी नौबत आ गया था। इस तरह की पूरी स्थिति हम लोगों ने देखा। युद्ध के कारण कुछ अच्छी चीजें भी हुई, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी, या प्रवृत्ति ऐसा था लोगों का कि पुरुष का काम केवल पुरुष कर सकता है, महिलाएं नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी घर में अगर मान लेते हैं कि 4 महिलाएं हैं और उस घर में केवल एक पुरुष है, वो एक पुरुष युद्ध में गया होगा लड़ने के लिए, जहां पे मोर्चा बनाया गया था, तो अब उस घर को चलाने के लिए उस परिवार के 4 महिलाओं में से एक महिला को वो काम करना पड़ेगा जो उस पुरुष का काम था। तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता जो बनी हुई थी कि पुरुष वाला काम औरत नहीं कर सकती है, उसका कहीं ना कहीं चेंजेस हुआ। तो इस तरह का परिवर्तन जो है देखने के लिए मिला था। हम लोगों ने इन सारे बातों पे बात कर लिया। युद्ध चला 4 सालों तक, किस तरह का हानि हुआ उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब थोड़ा हम लोग टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे, और अब हम लोग बात करेंगे कि युद्ध के बाद के सुधारों के बारे में। यानी कि जब युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद के सुधार के बाद, यानी कि युद्धोत्तर सुधार पे बात करेंगे। युद्ध के उत्तर में जिन सारी चीजों का बदलाव हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि युद्ध के कारण कौन सा देश है या कौन सा ऐसा महाशक्ति है जिसको सबसे ज्यादा युद्ध का प्रभाव देखने के लिए हुआ था, या उसको सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और पीछे वाले वीडियो में भी हम लोगों ने यह देखा था कि अमेरिका पहले कर्जदार था, वो कर्ज लिया करता था ब्रिटेन से, लेकिन जैसे युद्ध छिड़ा और युद्ध होने लगा और ब्रिटेन अमेरिका से कर्ज लेना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं बाद में जाकर स्थिति क्या हुआ कि ब्रिटेन क्या हो गया, कर्जदार बन गया, और अमेरिका क्या बन गया, कर्जदाता बन गया। इस तरह की चीजें जो है हम लोगों ने अगले वाले वीडियो पे देखा था। तो आज के टॉपिक पे हम लोग शुरू करते हैं कि युद्ध के बाद सुधार के बारे में शुरू करेंगे कि युद्ध के बाद किस तरह का जो सुधार की जो प्रवृत्ति है वो देखी गई, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत
मैं बोल सकता हूं जबरदस्त लगने वाला है। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ये टॉपिक को देखने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले प्रीतम एकेडमी जो हमारा चैनल है उस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल का आइकन होता है उसको भी क्या करें, प्रेस कर दे। कारण है क्योंकि आपको आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी अपडेट्स आते वो तो मिलते ही हैं, साथ में आपको स्टडी रिलेटेड जितने भी मटेरियल होना चाहिए कि स्टूडेंट के पास, वो सारा का सारा हमारे चैनल के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो बात करते हैं आज के वीडियो पे। तो पहला देख सकते हो हम लोग बात करेंगे युद्धोत्तर सुधार के बारे में, आपके बुक में टॉपिक है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनता है कि युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस तरह की सुधार किए गए, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद किन देशों को, किन शक्तियों को सबसे ज्यादा बुरी हालातों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में क्वेश्चन आता है मेरे रसगुल्लो। तो बात करते हैं तो समझिएगा कि युद्ध के बाद अगर हम लोग बात करें आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जिन भी देशों को युद्ध का प्रभाव झेलना पड़ा, जिन भी देशों को युद्ध का प्रभाव झेलना पड़ा, चाहे वो मित्र राष्ट्र हो, चाहे वो धुरी राष्ट्र हो, जिनको भी युद्ध की स्थिति का प्रभाव पड़ा, युद्ध की स्थिति का प्रभाव पड़ा, उनको अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनको मैं बोल सकता हूं कि बहुत मुश्किल हुआ और बहुत मुश्किल साबित हुआ वो अपने आर्थिक स्थिति को फिर से स्टेबलाइज कर पाए। इस तरह की दिक्कतें हुई। अब बात को समझिएगा कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे बताएं सर कि मेरे बहुत सारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो मेरे को बोलेंगे कि सर आपने तो बोल दिया कि युद्ध के बाद क्या हुआ था, युद्ध के बाद क्या हुआ था कि जिन भी देशों में युद्ध का प्रभाव देखा गया उन देशों की आर्थिक स्थिति इतनी डगमगा गई कि उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए उन देशों के राजाओं, महाराजाओं या उन देशों के शासकों को या उन देशों के नेताओं को क्या करना पड़ा, बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। ऐसा मैंने बोल दिया। तो अब मेरे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो बोल दिया कि मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो जैसे में बताएं कि कौन से ऐसे देश हैं जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा दिक्कत जो था वो किसको हुआ, तो ब्रिटेन को हुआ। किसको हुआ, ब्रिटेन को हुआ। अब किस तरह की दिक्कतें थी हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। तो समझेगा, आपको पता होगा कि युद्ध से पहले अगर हम लोग बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूं, अर्थव्यवस्था किसी का था, और बड़ी अर्थव्यवस्था में से अगर गिना जाता था उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटेन को गिना जाता था। यानी कि युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। और बड़ी अर्थव्यवस्था होने का कारण भी मैंने बताया था कि जब भारत और ब्रिटेन का जब प्रतिस्पर्धा हुआ वस्त्रों के मामले में, तो ब्रिटेन की कीमत कम होने के कारण, कपड़ों की कीमत कम होने के कारण ब्रिटेन क्या करता था, ज्यादा मात्रा में भारत से लाभ कमा लेता था कि आयात और निर्यात के मामले में, जिससे कहीं ना कहीं उसके पास बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हो गया था, बहुत ज्यादा सेनाएं बन चुकी थी, और वो क्या हो चुका था कि जो भी उसका पूरा विश्व है उस विश्व में उसका एक वर्चस्व पा चुका था और एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वो बन चुका था। लेकिन ये कब की बात है, युद्ध से पहले की बात है, यानी कि 1914 से पहले की बात है मेरे रसगुल्लो। लेकिन 1918 के बाद तो कुछ तो घटना घटा होगा कि इसकी स्थिति को सुधारने के लिए इसको बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करेंगे युद्ध के बाद, तो सबसे ज्यादा अगर संकट का बात करें या सबसे ज्यादा मुसीबत का बात किया जाए मेरे रसगुल्लो, तो किसको झेलना पड़ा था, ब्रिटेन को झेलना पड़ा था। कारण समझिएगा, हम लोग बात कर लेते हैं कारण का कि कौन सा कारण था जिसके कारण इसको सबसे ज्यादा लंबा जो संकट है ब्रिटेन को झेलना पड़ा। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो समझिएगा कि जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, आपको पता होगा कि 1914 से 18 के बीच में जब ब्रिटेन क्या कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था, उस समय अगर बात किया जाए तो भारत और जापान, समझिएगा मेरी बात क्या मैं बोलना चाहता हूं कि भारत और जापान में उद्योग जो धंधा था वो विकसित होने लगा था। कारण समझिएगा कि ब्रिटेन अब पूरा का पूरा फोकस किस पे कर दिया था, युद्ध पे फोकस कर दिया था कि उसको युद्ध लड़ना है, उसको युद्ध लड़ना है, और युद्ध के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है, जो भी चीजें चाहिए होता है, उसको बनाना ब्रिटेन शुरू कर दिया था। तो पूरा का पूरा ब्रिटेन का फोकस किस पे था, युद्ध पे था। लेकिन बाकी सारे देश जिनको इस युद्ध से कोई मतलब नहीं था, जैसे मैं बात करूंगा भारत का, जापान तो दूसरे विश्व युद्ध में इसको मतलब घुसा, लेकिन बात करें भारत का, जो प्रतिस्पर्धा के कारण कहीं ना कहीं दब गया था ब्रिटेन के उद्योग के चक्कर में। अब जैसे ही ये सारे के सारे उद्योग, ब्रिटेन के जितने भी उद्योग है वो
युद्ध पे फोकस कर दिए तो कहीं ना कहीं भारत और जापान को एक सुनहरा मौका मिल गया पूरे विश्व व्यापार में उसको अपनी स्थिति को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो जब ये युद्ध से लड़ रहा था, ये अपना पूरा का पूरा पैसा, पसीना, खर्चा, दिमाग, जो भी कुछ आप बोल दो, तन मन धन, सारा का सारा जब ब्रिटेन युद्ध पे झोंक रहा था, उस समय भारत और जापान जैसे जो मैं बोलूंगा छोटे छोटे जो देश थे, इनके मुकाबले में विकसित के आधार पे मैं बात करूंगा, जो छोटे छोटे देश थे, ये लोग अपने आप को एस्टेब्लिश करने में लगे थे, अपने आप को विकास करने में लगे थे। और उस समय क्या कर रहे थे, इनका विकास जो है उद्योग का होना शुरू हो गया था। अब भाई इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ? अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर उद्योग का विकास हुआ तो हुआ, इससे ब्रिटेन को किस तरह का हानि हुआ ये तो बताएं। तो अगर मैं बात करूं कि जब भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगा तो इसका क्या हुआ कि समझेगा, जब युद्ध खत्म हो गया, जब युद्ध खत्म हो गया 1918 के बाद, तो जिस तरह का एक वर्चस्व हम लोगों ने देखा था भारत के व्यापार में या पूरे विश्व के व्यापार में, किसका था? मैं बोल सकता हूं कि ब्रिटेन का जो वर्चस्व था, वो वर्चस्व जो है भारतीय बाजारों में पहली जैसी वर्चस्व या वर्चस्वशाली जो वो लोग थे ब्रिटेन, उनका वर्चस्व की स्थिति कहीं ना कहीं क्या हो गया, डगमगा गया। और उस स्थिति को फिर से आने के लिए कि पहले वाला पावरफुल ब्रिटेन बनने के लिए इसको क्या करना पड़ा, बहुत तरह का मुसीबत जो है झेलना पड़ा, या बहुत तरह की मुसीबतें जो है इनके पास आ गई। तो जिस तरह का इनका एक स्वरूप था कि ब्रिटेन ही पूरे अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता था, ये कंट्रोल इस युद्ध में पूरे के पूरे झोंक जाने से इसकी पूरी की पूरी क्या हो गई, प्रॉब्लम और दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो इससे एक तरह का सुधार जो है भारत और जापान जैसे देशों में देखने के लिए मिला कि उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं क्या होने लगा, कम होने लगा। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक तो बात क्लियर है कि पहले क्या हो गया कि भारत जब ये ब्रिटेन युद्ध पे जूझ रहा था, उस समय भारत और जापान क्या कर रहा था कि अपने उद्योग को विकास करने में लग गया था। अब उद्योग का जब विकास करने में लगा तो जिस तरह से युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में ब्रिटेन की पहली जैसी जो वर्चस्वशाली जो स्थिति प्राप्त करने में अब ब्रिटेन को क्या करना हो रहा था, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और भारत जो है अपने व्यापार पे फिर से क्या कर लिया था, वर्चस्व कर लिया था। यह पहला वाली बात है। अब बात करते हैं दूसरे वाली बात पे। तो समझिएगा कि जिस तरह का युद्ध में खर्चा हुआ, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो कर जो था ये अमेरिका से लेना शुरू किया। तो युद्ध के खर्चा का भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया था कि आपको पता होगा कि अमेरिका से पूरा जमकर कर्जा लिया। अब जब ये जमकर कर्जा लिया तो कहीं ना कहीं युद्ध खत्म होने तक का बात किया जाए तो ब्रिटेन के पास बहुत भारी मात्रा में क्या हो गया, कर्जा हो गया। कैसा कर्जा हो गया? विदेशी कर्जा हो गया। तो अब इस विदेशी कर्जा को भी क्या करना था, उसको चुकाना था, अपने देश को भी ठीक करना था। और इसने दुश्मनी कर लिया, उस दुश्मनी को से बचने के लिए अब उसको और ज्यादा पैसे की जरूरत थी ताकि वो फिर से युद्ध संबंधित सारे सामानों को क्या करके रखे, बना के रखे। इस तरह का प्रॉब्लम किसको होने लगा? ब्रिटेन को होने लगा। पहला तो प्रॉब्लम उसका जो वर्चस्व था वो वर्चस्व व्यापार से घट गया। जिस तरह से भारत में वर्चस्व करने के बाद उसका जो अधिशेष राशि जो था उसका वो फायदा अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए करता था, अब वर्चस्व वहां से घट गया तो इनकम का साधन तो पूरा खत्म। इनकम का साधन तो पूरा खत्म, अब तो इनकम होगा नहीं भारत से। तो और रही बात किसने, तो पहले से कर्जा ले लिया। अब कर्जा भी इतना ले लिया कि इसके पास भारी मात्रा में मैं बोल सकता हूं कि विदेशी कर्जा हो गए। अब तो इसकी जो स्थिति हो गई, डगमग कर गई। पहले तो इसके पास इनकम के साधन खत्म हो गए, कम मात्रा में इनकम होने लगा। दूसरा क्या कि इसने कर्ज ले लिया, कर्ज भी इसको चुकाना है। इस तरह का प्रॉब्लम इसको देखने के लिए मिला। अब आगे बात करते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए युद्ध के दौरान कुछ ऐसी चीजें थी जिनका डिमांड जो था वो सबसे ज्यादा बढ़ा था, उनकी मांगे जो है सबसे ज्यादा बढ़ा था। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो भी वस्तु है, वस्तु का मांग यानी वस्तुओं का मांग बढ़ा, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा। और जब वस्तुओं का मांग बढ़ा और वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा तो उसके कारण कहीं ना कहीं रोजगार जो है उसमें भी वृद्धि होगा। अब बात को समझिएगा। अब सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में आपको पता होगा कि स्वेटर जो होते हैं या ऐसे में बोल सकता हूं जो गर्म कपड़े होते हैं उनका डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है।
तो जब इसका डिमांड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अगर उद्योग में जो भी लोग इसका उद्योग कर रहे होंगे, इसका उत्पादन कर रहे होंगे, इसको ज्यादा मात्रा में जब प्रोडक्शन करना होगा ऊनी कपड़ों का या गर्म वाले कपड़ों का या स्वेटरों का जब उत्पादन करना होगा तो क्या करेगा, भारी मात्रा में लोगों को लगा देगा, तब ना जाके वो भारी मात्रा में उत्पादन कर पाएगा। तो जब युद्ध चल रहा था तो उस समय वस्तुओं का मांग भी बढ़ा और मांग बढ़ने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ा और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ रोजगार में भी काफी इजाफा हुआ। ये तो युद्ध के समय का बात है, यानी कि 1814 से लेके 1818 तक 1914 से लेके 1918 तक का बात है, सॉरी, ठीक है, 1914 से लेके 1918 तक का बात है। लेकिन अगर बात किया जाए युद्ध के बाद क्या हुआ मेरे रसगुल्लो, तो युद्ध के बाद आपको पता होगा कि पहले तो इसके पास बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। अब ये सोच रहा था कि कर्जा को कैसे चुकाया जाए, क्योंकि अब अगर ये खुद पे खर्चा करेगा, जैसे युद्ध में मशीन गन पे हो गया, कपड़ों पे हो गया, खाने पे हो गया, इन सारी चीजों पे खर्चा कर रहा था। लेकिन अब जैसे युद्ध समाप्त हो गया, अब इन सारी चीजों पे तो नहीं कर सकता, विदेशी कर्जा इसको ऑटोमेटिकली पहले से घेरे हुए। तब ये क्या किया, तब इसकी स्थिति ऐसी आ गई कि धीरे धीरे मांग जो है उत्पादन वाले मांग का, जैसे मैं बोल सकता हूं कि मशीन गन हो गया, गोली बारूद, रासायनिक पदार्थ हो गया, इन सारे चीजों का जब मांग घटा तो कहीं ना कहीं उसका उत्पादन घटा। और जब उत्पादन घटा में रसगुल्लो तो रोजगार भी तो घटेगा। कि मान लो कि जब युद्ध नहीं चल रहा था तब 10 लोगों से मैं उद्योग चला रहा था और अच्छे ढंग से मेरे को उत्पादन हो जा रहा था और मैं क्या कर रहा था कि लोगों को जो भी जरूरत की सामान है मैं इसको पूर्ति कर रहा था। लेकिन युद्ध के दौरान मैंने क्या किया, मैंने और 10 लोग रख लिए ताकि जितना भी मांग बढ़ा उसका मैं पूर्ति कर सकूं, और 10 लोगों के कारण मैं पूरा का पूरा पूर्ति कर रहा था। अब मांग ही घट गया, वस्तुओं का जो मांग था वो घट गया, तो क्या मैंने जो एक्स्ट्रा 10 व्यक्ति को मैं जो लेके चल रहा हूं मैं उसको लेके चल पाऊंगा क्या? अब बोलोगे नहीं सर। तो उसी तरह जब मैं 10 व्यक्ति को नहीं लेके जाऊंगा तो इन 10 व्यक्तियों का रोजगार कहीं ना कहीं इस मांग के कारण क्या हो गया, चौपट हो गया। तो जैसे ही मैं बोलूंगा युद्ध के बाद उत्पादन गिरा, यानी कि उत्पादन का मांग कम हो गया, तो वैसे ही क्या हो गया कि ब्रिटेन में जो रोजगार है वो घट गई और बेरोजगारी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। बेरोजगारी क्या हो गई, बढ़ने लगी। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, वर्चस्व खत्म हो गया, विदेशी कर्जा जमा हो गया, युद्ध के बाद बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी। इन तीन जैसे हम लोगों ने बड़े बड़े मुसीबत देखे ब्रिटेन में। अगर चौथा मुसीबत का बात करें तो समझिएगा कि पहले सरकार युद्ध के नाम पे भी कर्जा लिया करते थे और जिससे उनको भारी मात्रा में पैसे मिल जाता था, युद्ध के लिए सारा कुछ कर सकते थे और एक अच्छा खासा युद्ध के लिए वस्तुओं उत्पादन कर सकते थे, वस्तुओं का सृजन कर सकते थे युद्ध के लिए। लेकिन जब भारी मात्रा में कर्जा हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, इनकम का साधन खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं अब सरकार ने ये जो भारी भरकम युद्ध संबंधित जो व्यय कर रहा था, जो भी खर्चे कर रहे थे युद्ध संबंधित व्यय जो खर्चा कर रहे थे कि भाई मुझे ये मशीन गन खराब हो गया, ये मशीन गन ले आते हैं, है ना, इस तरह के नए हथियार लेके आते हैं, हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, जहाज लेके आते हैं, तो युद्ध संबंधित जो भी भारी भरकम ये खर्चा कर रहा था उस पे ये क्या करने लगा, कटौती करने लगा। क्या करने लगा, कटौती करने लगा। तो कटौती के कारण कहीं ना कहीं लोगों को पता चल गया कि अब ब्रिटेन के पास वो पावर नहीं रहा कि वो हमें क्या कर सकता है, हरा सकता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो विश्व व्यापार में जो वर्चस्व था, एक शक्तिशाली केंद्र बन के जो ये उभरा था, वो डगमगा गया। तो अब देखो भाई, अब युद्ध पे तो कटौती नहीं कर रहा है तो कुछ तो कर रहा होगा, क्योंकि देश तो कर्जे पे ही चलता है ना, माने कर पे ही चलता है। देश जो है वो केवल कर पे चलता है, आप टैक्स दोगे तभी देश चलेगा। तो उस समय क्या हो गया कि केवल अब ये क्या करने लगा कि जो शांतिकालीन कर है, जैसे यातायात कर हो गया, या मैं बोलूंगा कि पेट्रोल पे कर हो गया, इसके लिए कर हो गया, केवल युद्ध संबंधित करों को छोड़कर बाकी सारे जो भी कर है उसके ही सहारे क्या करने लगे, जो भी इनके खर्चे होते थे उसकी भरपाई करने लगे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी खत्म हो गई। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि जब युद्ध हुआ क्वेश्चन क्या आएगा क्वेश्चन आएगा कि 1914 से लेकर 1918 तक जब युद्ध हुआ
तो युद्ध से पहले और युद्ध के बाद, क्वेश्चन सुनिएगा, युद्ध से पहले और युद्ध के बाद ब्रिटेन की किस तरह की स्थिति रही, इसके बारे में आप वर्णन करें। तो देखिए मैंने वो सारे टॉपिक कवर किए, युद्ध से पहले क्या हुआ था, युद्ध के बाद क्या हुआ। जैसे आप देखोगे कि तो युद्ध से पहले अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था था, लेकिन युद्ध के बाद सबसे संकट झेलने वाला अर्थव्यवस्था में आ गया। कारण क्या था कि जब ये युद्ध पे जूझ रहा था, युद्ध पे जब पूरा ये फोकस कर रहा था, तो छोटे छोटे से देश जिसने ब्रिटेन ने क्या किया था, इन सारों को दबा दिया था, ये सारे अपने उद्योग को विकास करने पे लग गए और उनका वर्चस्व जो था वो खत्म कर दिया। पहला बात। दूसरा, हम लोगों ने क्या देखा कि जिस तरह से ये अमेरिका से कर्जा ले रहा था, इसके पास बहुत ज्यादा भारी मात्रा में विदेशी कर्जा जमा हो गया और अब ये इसको फोकस करना था कि अब ये कर्जा को किस तरह से निपटारा करे। साथ में क्या हो गया कि जिस तरह का पहले युद्ध के दौरान जो भी उत्पादन हो रहा था, जो भी मांग हो रहा था, मांग के हिसाब से उत्पादन बढ़ गया, उससे रोजगार बढ़ गया। लेकिन युद्ध के बाद क्या होगा, उत्पादन जब गिरने लगा तो बेरोजगारी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस तरह की स्थिति आ गई। पहले ये लोग सरकार भारी भरकम युद्ध संबंधित कर लेता था और जितने भी कर आता था उसमें भारी भरकम युद्ध के संबंधित तो वही करता था। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हो गई, उत्पादन घट गया, मैं बोलूंगा बेरोजगारी की स्थिति आ गई, भारी मात्रा में कर्जा हो गया, एक्स्ट्रा इनकम का साधन खत्म हो गया जो भारत से मिलता था, तो अब ये शांतिकालीन केवल मैं बोल सकता हूं कि कर लेता था और उस शांतिकालीन कर्ज के ही कारण क्या करता था, अपने देश को चलाने का काम करता था। इस तरह की पूरी व्यवस्था हुई। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कोई आंकड़ा तो बताएं, क्योंकि मैंने 2 वीडियो पे मैंने आंकड़ा बताया था। तो अगर मैं आंकड़े की बात करूं, मैं किसका बात करूं, अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो रसगुल्लो ध्यान से सुनना, 1921 का मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 1914 से लेके 1918 तक तो आपको पता होगा युद्ध हुआ था। यानी कि 18 के बाद 18, 19, 20 और 21, यानी कि 3 साल के बीच में, ये 3 साल के बीच में युद्ध के बाद देखा गया कि ब्रिटेन में अगर जितना भी व्यक्ति है जितने भी व्यक्ति है उन व्यक्तियों में से अगर ऐसे अगर बोल जाए कि संख्या में बैठाया जाए, जैसे कि मान लो कि ब्रिटेन में अगर सोचा जाए कि ब्रिटेन में उस समय मान लो कि 100 व्यक्ति क्या थे, मैं बोल सकता हूं कि 100 व्यक्ति थे, मान लो युद्ध के बाद, मानते हैं ऐसी तो होगी नहीं, से ज्यादा ही होगी, तो 100 व्यक्ति थे। तो क्या होता था कि हर 5 में से 1 व्यक्ति जो होता था ब्रिटिश मजदूर, उसके पास काम नहीं होता था। यानी कि अगर बोला जाए तो 100 में, अगर मैं बोलूंगा 100 में 20 व्यक्ति ऐसे थे, 100 में 20 व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास काम नहीं था। तो सोच के देखो ये 20 का जो परिवार है उनकी स्थिति कैसे हो गई थी। तो ब्रिटेन की हालत तो आपको समझ में आ गया कि 1921 तक ब्रिटेन में ऐसी स्थिति आ गई कि 1921 में हर 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति के पास क्या नहीं होता था, रोजगार नहीं होता था। यानी कि वो मजदूर के क्या होता था, बेरोजगार होता था। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि युद्ध के बाद, क्या क्वेश्चन आएगा सुनना मेरे बात, कि युद्ध के बाद ब्रिटेन के मजदूरों की हालत कैसी थी, तो आप क्या बोलोगे 1921 में ऐसा स्थिति खराब हुआ कि हर 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति जो था क्या था, उसके पास काम नहीं था। तो ये सारा का सारा बात हम लोगों ने किस पे किया, ब्रिटेन पे बात किया। तो क्वेश्चन कैसा आएगा आपको समझ में आ गया, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन आएगा कि 1914 से लेकर 1918 ये जो प्रथम विश्व युद्ध का काल था, इस काल से पहले और इस काल के बाद ब्रिटेन में किस तरह का बदलाव आया, इस पे चर्चा करें, इस पे टिप्पणी करें, तो आप आराम से लिख सकते हो, आपको नंबर मिल जाएगा। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं, ब्रिटेन को तो हुआ ही था बहुत सारा दिक्कत, लेकिन दूसरा अगर मैं बात करूं, कुछ ब्रिटेन के जो भी मैं बोलूंगा कि ब्रिटेन के क्षेत्र पे अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन को तो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन साथ साथ में मैं बात करूं तो ये जो पूर्वी यूरोप है, पूर्वी यूरोप को भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक तो ब्रिटेन को हो गया जैसे में, दूसरा हम बात करेंगे पूर्वी यूरोप पे। तो पूर्वी यूरोप पे समझेगा, अगर देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कृषि आधारित क्षेत्र थे, तो भाई कृषि आधारित क्षेत्रों पे भी क्या हो गया, बहुत तरह का संकट जो है देखा गया। अब किस तरह का संकट था उस पर बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे, यानी कि ऐसा देश जो पूरा का पूरा कृषि पे डिपेंडेंट था और वो कृषि के ही चक्कर में क्या करते थे, अपना सारा का सारा फोकस करते थे, तो यानी कि अपने देश को चलाने का काम करते थे। बात को समझिएगा,
तो अब जैसे हम लोग बात कर लेते, तो जैसे जो देश गेहूं का उत्पादन करते थे, और ऐसे देश में बात किया जाए तो पूर्वी यूरोप आता था। कौन सा? पूर्वी यूरोप, जो क्या करता था, पूरा का पूरा गेहूं का उत्पादन करता था। तो अगर बात किया जाए युद्ध से पहले, तो पूर्वी यूरोप जो था वो विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा केंद्र था। यानी कि पूरे विश्व में अगर किसी को भी गेहूं चाहिए ना, तो सबसे ज्यादा गेहूं की जो आपूर्ति है, यानी कि उसको गेहूं देने का जो काम था, वो किसके पास था? पूर्वी यूरोप के पास था। यानी कि पूर्वी यूरोप क्या करता था? गेहूं का सप्लाई सबसे अधिक करता था। अब बात को समझिएगा कि ये तो बात है कि जब कब का बात है, युद्ध के पहले का। लेकिन जब ये सारे देश ब्रिटेन के समय, यूरोप वगैरह जितने भी सारे देश हैं, जब पूरे युद्ध के दौरान या युद्ध के समय ये युद्ध की स्थिति पे पूरा अर्थव्यवस्थित थे, यानी कि ये लोग पूरा का पूरा फोकस जब युद्ध पे कर रहे थे, युद्ध संबंधित वस्तुओं के उत्पादन पे जब ये लोग लगे थे, तो उसी समय क्या हो गया कि अन्य जो देश है, युद्ध के समय का मैं बात करूंगा, जिस समय ये लोग पूरा का पूरा युद्ध में व्यस्त था, ये पूर्वी यूरोप, उस समय क्या हो गया? कनाडा, मैं बात करूं अमेरिका, और मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देशों ने क्या किया कि अपना जो अनाज है, किसका मैं बात करूं? गेहूं का, इसके उत्पादन में इनको बहुत ज्यादा क्या मिला कि मैं बोल सकता हूं कि बढ़ोतरी मिली, और अचानक से इनकी पैदावार क्या होगी? बढ़ने लगी। कारण क्या है कि इन्होंने देखा ना भाई कि एक बड़ा जो दुकानदार है वो अपना दुकान बंद कर लिया है, तो अभी भी तो उतनी ही जरूरत होगी ना। अब अगर मान लो आपके गांव में एक दुकान है और बड़ा वाला दुकान बंद हो जाए, तो बगल वाला एक छोटा दुकानदार वो बड़ा दुकानदार होना चाहता है और अपने इन्वेस्टमेंट को और बड़ा कर लेता है। तो इन्होंने क्या देखा कि जब युद्ध के समय ये पूरा युद्ध की चीजों को उत्पादन करने में जब ये अस्त व्यस्त हो गए, तो उसी समय कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं, इन लोगों ने क्या किया? अपने पैदावार को अचानक बढ़ा लिया, और अचानक क्या पैदावार को बढ़ा लिया। तो ये तो बात है कि अपने पैदावार को बढ़ा लिया और ये उत्पादन कर नहीं रहा है। तो युद्ध के समाप्ति के बाद कुछ तो स्थिति हुआ होगा कि ये उत्पादन बढ़ा लिया और ये उत्पादन कर नहीं रहा है। तो युद्ध के समाप्ति के बाद कुछ तो चीजें ऐसी होंगी जो देखने के लिए मिलेगा। तो बात करते हैं, तो समझिएगा मेरे बात। अगर युद्ध के बाद के स्थिति पे बात किया जाए, तो अब युद्ध तो समाप्त हो गया, तो धीरे धीरे क्या किया? पूर्वी यूरोप क्या किया? ये तो पूरा कृषि पे आधारित है, तो ये कृषि ही ना करेगा। तो पूर्वी यूरोप ने क्या किया कि गेहूं के उत्पादन में ये लोग सुधार करने लगा। क्या किया? सुधार करने लगा। और कुछ समय के बाद पूर्वी यूरोप में जो गेहूं की जो उत्पादन में क्या हो गया? सुधार होने लगा। गेहूं का उत्पादन सुधार हो गया। अब मेरे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर सुधार हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हुआ तो वो अच्छा ही ना बात है। अब मेरा बात को समझिएगा कि आपने बड़ा दुकानदार था आपके गांव में, उसने कुछ दिनों के लिए अपने दुकान को बंद किया। आपने भी बड़ा दुकान अपने गांव में बना लिया। तो आप मेरे को बताओ उससे सबसे बड़ा चीज का क्या प्रॉब्लम होगा? हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं विश्व बाजार में जो गेहूं है वो अति हालात में पैदा हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं का क्या होने लगा? उत्पादन होने लगा। पहले तो पूर्वी यूरोप अकेले कर देता था, लेकिन जब अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि ये तो भाई इसकी स्थिति पूरी खराब हो गई, अब हम क्या करते हैं? गेहूं का उत्पादन करेंगे और पूरे विश्व व्यापार में बेचने का शुरुआत करेंगे और पूरे विश्व व्यापार में क्या करेंगे? गेहूं बेचेंगे। इस तरह के इन्होंने मनोभाव किया। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो पूर्वी यूरोप में क्या हो गया? गेहूं के उत्पादन में भी सुधार होना शुरू हो गया। और कुछ सालों के बाद इन्होंने क्या किया कि अपने गेहूं का उत्पादन सुधार लिया। अब इसने भी अपना गेहूं को उत्पादन करना शुरू कर दिया। ये लोग पहले ही अपने उत्पादन को बढ़ा के रखा है, तो कहीं ना कहीं इससे जितना मांग होता था उस मांग से कहीं ज्यादा क्या हो गया? गेहूं का उत्पादन हो गया और भारी मात्रा में गेहूं क्या हो गया? उत्पादन हो गया। और मैं बोल सकता हूं गेहूं की अति माने अधिक वाला हालात जो हो गया पैदा हो गया। अब आप सोच के देखो, आपके गांव में जरूरत से ज्यादा सामान है और खरीदने वाले कम है उन दुकानों में, तो क्या प्रॉब्लम होगा? पहली बात तो वस्तु सस्ता हो जाएगी,
और साथ साथ में क्या होगा कि वस्तु ज्यादा मात्रा में खराब होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? ज्यादा मात्रा में खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो गया कि जो भी अनाज है, अनाज की कीमतें क्या हो गई? गिर गई। कारण समझिएगा, दो दुकान है, दोनों आदमी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, कोई कम पैसा कोई ज्यादा पैसा, वस्तु तो उत्पादन है। तो ऐसा व्यक्ति जो कम कीमत पे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलता हूं, ऐसा व्यक्ति जो कम कीमत पे वस्तु खरीदेगा और वह ज्यादा पे वस्तु बेचेगा, उसको तब ना फायदा होगा। लेकिन दूसरा दुकान क्या कर रहा है कि ये अगर मान लो कि ए दुकान जो है, ए जो दुकान है, अगर वो 10 रुपया में गेहूं बेच रहा है, सुनिएगा मेरा बात, तो बी दुकानदार क्या करेगा? बोलेगा नहीं मैं 9 रुपया में बेच दूंगा। तो सी दुकानदार जो 11 रुपया में अपना गेहूं को बेचना चाहता है, कहीं ना कहीं इसका जो भी उत्पादन है या जो भी उत्पादन करके रखा है, इसको तो घाटा हो गया। क्योंकि अब ये जो बी दुकानदार है 9 रुपया में बेच रहा है, तो बाकी सबको भी क्या करना पड़ेगा? 9 रुपया में ही बेचना पड़ेगा या उससे कम में बेचना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा पैसा लगा के वस्तुओं का उत्पादन किया था, जब सल्फेट का दाम ज्यादा था, यूरिया का दाम ज्यादा था या अनाज का दाम जब ज्यादा था, उस समय उत्पादन किया 9 रुपया उसको बेचना पड़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं घाटा तो होगा। तो जब अनाज का कीमत बढ़ गया ज्यादा उत्पादन होने से, और ये ज्यादा उत्पादन कब हुआ? जब पूर्वी यूरोप युद्ध के बाद अपने उत्पादन में सुधार कर लिया और उधर कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो था अपना उत्पादन को बढ़ा लिया। तो विश्व व्यापार में, विश्व बाजार में क्या हो गया कि अति उत्पादन हो गया गेहूं का, जिससे कहीं ना कहीं अनाज की कीमतों में क्या हो गया? गिरावट आ गई, अनाज की कीमतें गिरने लगी। इस तरह की स्थिति हुई। अब अनाज की कीमत जब गिरी तो प्रॉब्लम किसको हुआ? जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र तो चालाक होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो आय थी वो क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? आय कम हो गई। और आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं ना, अपना आधा से ज्यादा उत्पादन जो होते हैं वो कर्जे के सहारे करते हैं। और जब इनकम घटा मेरे रसगुल्लो, जब इनकम घटा मेरे रसगुल्लो, तो कहीं ना कहीं ऐसे किसान जो कर्जा लेके अपना उत्पादन करते थे, वस्तु को बनाने का ट्राई करते थे, वस्तुओं का, गेहूं का उत्पादन करते थे, वो क्या हो गए? किसान गहरे कर्जे के संकट में क्या हो गए? फंस गए। क्या हो गए? गहरे संकट के कर्जे में फंस गए। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा, आप मुझे ये बताएं, युद्ध के समय और युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में, मैं किसका बात कर रहा हूं? पूर्वी यूरोप में गेहूं के उत्पादन में किस तरह का प्रभाव जो है देखा गया, या विश्व बाजार में गेहूं के उत्पादन में युद्ध के समय किस तरह का नाटकीय रूप देखा गया, किस तरह का परिवर्तन देखा गया, तो आप आराम से लिख सकते हो। तो इधर हम लोगों ने बात किया कि ब्रिटेन में युद्ध के समय और युद्ध के बाद किस तरह की स्थिति आई। यहां हम लोगों ने बात किया कि पूर्वी यूरोप में किस तरह का, मैं बोल सकता हूं कि जो भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था उसमें किस तरह का परिवर्तन आया। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे किस तरह का संकट पैदा हुआ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपका बोर्ड देगा, आराम से लिख सकते हो आप लोग। हाँ या ना? हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये 2 टॉपिक कवर कर लिया। एक टॉपिक जो था आपका, हम लोगों ने देखा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, दूसरा हम लोगों ने देखा युद्ध के बाद सुधार के बारे में, और तीसरा जो टॉपिक लेंगे कल हम लोग, वो टॉपिक क्या रहेगा? बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। क्या देखेंगे? बड़े पैमाने पर, यानी कि ज्यादा मात्रा में उत्पादन और उस वस्तु का उपभोग, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं कल के टॉपिक में, और कल का टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, तो हो सकता है इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? 2 भाग में बांट लेंगे। कितना भाग में बांट लेंगे? 2 भाग में बांट लेंगे, और 2 भाग में हम लोग इसको पढ़ने का काम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और समझ में नहीं आए तो क्या करना है? कमेंट करना है, ताकि मैं जो अगला वीडियो बनाऊं तो मैं इसको और अच्छे से मैं क्या करूं? समझा दूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।